राजा देवीबख्श सिंह के गोंडा से सुरक्षित निकल जाने के बाद सर ग्रांट ने जिगना, बनकसिया और गोंडा नगर के किलों को तोपों से ढहा दिया। ब्रिटिश आर्मी का चीफ कोलिन कैम्पबेल स्वयं गोंडा आया और क्रांतिकारियों का पीछा करते हुए वो भीमगा तक गया। राप्ती नदी के इस पार उसने अपना पड़ाव डाला। इसी बीच 26 दिसंबर 1858 को क्रांतिकारियों ने आधी रात को राप्ती नदी पार कर अंग्रेजी कैंप पर जोरदार हमला किया, जिसमें ब्रिटिश आर्मी का चीफ कोलिन कैम्पबेल मरते मरते बचा। और भीमगा के जंगलों में राजा देवीबख्श सिंह के नाम अंग्रेज अफसरों की कई चिट्ठियां भेजी गईं, जिसमें समर्पण करने की स्थिति में क्षमादान और राज्य वापसी का प्रलोभन भी दिया गया। पर स्वाभिमानी राजा ने चिट्ठी को दो टूक कर एक बार फिर अपने इरादे साफ कर दिए। नमस्कार, आज हम खड़े हैं गोंडा राजा देवीबख्श सिंह के महल की ड्योढ़ी पर, जो गदर की गौरवगाथा का जीता जागता गवाह है। आप देख रहे हैं घाघरा पर, जिसमें हम आपको बताएंगे गोंडा के महाराजा देवीबख्श सिंह की अमर गाथा। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि राजा देवीबख्श सिंह के गोंडा से सुरक्षित निकल जाने के बाद अंग्रेज अफसर काफ़ी झल्लाए हुए थे। ब्रिटिश आर्मी के चीफ कोलिन कैम्पबेल और उसके सलाहकार सर विलियम हार्वर्ड रसेल के सामने अयोध्या के राजा मान सिंह और उसके भाई रघुवीर सिंह अंग्रेजों की शान में खूब कसीदे पड़ रहे थे। ब्रिटिश आर्मी के चीफ ने राजा मान सिंह से युद्ध संबंधी कुछ जानकारियाँ ली। उसे बताया गया कि सर ग्रांट के नेतृत्व में राजा गोंडा के जिगना, बनकसिया और गोंडा शहर के जगमोहन किले पर कब्जा कर लिया गया है। राजा देवीबख्श सिंह संभवतः भिनगा किले की ओर सुरक्षित निकल गए हैं। गोंडा के विभिन्न क्षेत्रों में की गई सैनिक कार्रवाइयों से चीफ को अवगत कराया गया। बेगम, नाना साहब और राजा देवीबख्श सिंह क्रमशः बौंडी, चरदा और भिनगा के किलों में डेरा डाले हुए हैं। इस बात की सूचना गुप्तचर विभाग द्वारा चीफ को बताई गई। कोलिन कैम्पबेल ने बिना समय गंवाए सभी बलवाइयों को गिरफ्तार कर ठीक से सजा देने के उद्देश्य से अपना काफिला बहराइच की ओर आगे बढ़ाया। घाघरा के रास्ते चीफ ने बहराइच की ओर कूच किया था। फैजाबाद से निकलकर डेहरास और सकरौरा में एक एक दिन का पड़ाव किया गया। पड़ाव के दौरान गोंडा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से पकड़कर आए बलवाइयों को उसके सामने पेश किया गया तथा मौत के घाट उतार दिया गया। पैदल मार्ग से सर ग्रांट के साथ सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट व अन्य फौजों ने गोंडा में क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतारा। बरुआर समुदाय के लोगों पर राजा गोंडा को सुरक्षित निकालने के आरोप में बिना किसी सुनवाई के ही कार्रवाई की जा रही थी। चारों तरफ दहशत का माहौल फैलाकर क्रांति की ज्वाला को नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया जा रहा था। 16 दिसंबर 1858 को कोलिन कैम्पबेल बहराइच होते हुए नानपारा के नज़दीक था। बेगम का काफिला ब्रिटिश फौजों के पहुंचने के पहले ही बौंडी से निकलकर भिनगा के रास्ते जंगल की राह पकड़ चुका था। बेगम अब अंग्रेजों की पकड़ से काफ़ी दूर थीं। नाना साहब राजा चरदा के साथ बरगदिया किले में मौजूद थे। उनके साथ राणा बेनीमाधव, महोना के राजा दिग्विजय सिंह, रुइया के राजा नरपत सिंह, बेरुआ के दीवार ठाकुर गुलाब सिंह व अन्य बच्चे खुचे क्रांतिकारी किसी भी हालत में समर्पण के लिए तैयार नहीं थे। कोलिन कैम्पबेल चाहे जिस हालत में क्रांतिकारियों को पकड़कर ठीक से सजा देने के पक्ष में था। उसको लगा कि क्रांतिकारियों का जमावड़ा लखीमपुर की तरफ से प्रस्थान न कर जाए, इसलिए उसने लखीमपुर की तरफ से कर्नल क्रिस्टी को तैनात कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया। मजबूर होकर क्रांतिकारियों ने भिनगा की ओर रुख किया। भिनगा में राजा भिनगा के साथ राजा देवीबख्श सिंह की बची खुची सैनिक टुकड़ी अभी भी मौजूद थी। अंततः क्रांतिकारियों ने भिनगा के जंगलों में शरण ली। कोलिन कैम्पबेल लगातार बढ़त बनाता जा रहा था, किंतु एक बात उसे खाई जा रही थी कि किसी भी क्रांतिकारी नेता को पकड़कर वह सजा नहीं दे पाया है। पूरे भारतवर्ष में विद्रोह को समाप्त करने के बाद पूरी ब्रिटिश आर्मी लंबे समय से इस क्षेत्र में मौजूद है। वह स्वयं भी यहाँ पहुँच गया है, वह जीत भी रहा है, पर दुश्मन उसकी पकड़ से दूर है। दुश्मन को पकड़कर सजा तय करके वह शायद क्रांतिकारियों के विचारों पर जीत हासिल करना चाहता था। वह उनके मजबूत इरादों को तोड़ना चाहता था, पर वह उन स्वाभिमानी क्रांतिकारियों से बेहद हैरान था जिन्होंने अपने राजसी ठाट बाट को त्याग कर जंगल में रहना स्वीकार कर लिया था, किंतु घुटने टेकना उन्हें स्वीकार नहीं था। अवध के विभिन्न क्षेत्रों में नाना साहब और बेगम की मदद में आए 2-3 दर्जन से भी अधिक राजे रजवाड़े और तालुकेदार राप्ती नदी को अपना कवच बनाए भिनगा क्षेत्र में मौजूद थे। राजा देवीबख्श सिंह के सगोत्री राजा भिनगा हर तरह की मदद के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार बैठे थे। क्रांतिकारी सेना द्वारा राप्ती के किनारे किनारे चौकसी बढ़ा दी गई। समीकरण अब अंग्रेजों के पक्ष में 100% था, फिर भी स्वाभिमान की लड़ाई में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। गुप्तचरों से मिली सूचना के अनुसार नवाब फर्रुखाबाद और बहादुर शाह जफर के खानदानी शहजादा फिरोज शाह भी राप्ती नदी के पार ही मौजूद थे। आर्मी चीफ को गुप्तचर विभाग द्वारा यह बताया गया कि किसी भी हालत में सभी संयुक्त सेना हमसे लड़ने के लिए तैयार है, जिनकी संख्या 30,000 से कम बिल्कुल भी नहीं है। सभी के साथ औरतें और बच्चे भी तुलसीपुर के पीछे हैं, जिन्हें सुरक्षित तुलसीपुर के महल में भिजवा दिया गया है। बेगम वहां स्वयं भी मौजूद हैं। 26 दिसंबर को राप्ती नदी पार कर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी कैंप पर एक छोटा सा किंतु असरदार हमला किया, जिससे ब्रिटिश कैंप में अफरा तफरी मच गई। हमला करके क्रांतिकारियों ने वापस होकर राप्ती नदी पार करने का प्रयास किया। वापस लौटते हमलावरों का पीछा अंग्रेजी फौजों ने बड़ी मुस्तैदी से किया और उनके घोड़े क्रांतिकारियों का पीछा करते करते नदी में घुस गए। राप्ती की बीजधारा में अपनी रिजर्व टुकड़ी से भयंकर मुठभेड़ क्रांतिकारियों ने की। दोनों तरफ के सैनिक मारे गए।
इसी दौरान आर्मी चीफ के घोड़े से गिर जाने के साथ ही उसका कूल्हा उखड़ गया। परिस्थितिवश क्रांतिकारियों के लिए नदी अजय दुर्ग बन गई। मेजर हार्न घोड़े सहित बीजधारा में उलटकर डूब गया। कैप्टन स्टेडेड को क्रांतिकारियों ने बीजधारा में मौत के घाट उतार दिया। मेजर फेरर भी राप्ती की धारा में ही मारा गया। आखिरकार क्रांतिकारियों ने दर्जन भर से अधिक अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतारकर अपने इरादे साफ कर दिए थे कि उन्होंने अभी जंग हारी है, हिम्मत नहीं हारी है। अगले हफ्ते अंग्रेजों ने राप्ती नदी पार करने तक की हिम्मत नहीं कर पाई। आर्मी चीफ पूरे भारत को जीतकर नेपाल की तलहटी में अपने जाबाज अफसरों को खोता जा रहा था। राप्ती के किनारे किनारे भिनगा से लेकर डुमरियागंज तक ब्रिटिश फौजें क्रांतिकारियों को राप्ती के दूसरी तरफ धकेल चुकी थीं। डुमरियागंज के मोर्चे पर रोक्राफ्ट स्वयं मौजूद था। ब्रिगेडियर रोक्राफ्ट तुलसीपुर की तरफ बढ़ता आ रहा था। सरोग्रांट की फौजें राजा बलरामपुर की मदद से आसपास नियंत्रण बनाती जा रही थीं। क्रांतिकारियों का विशाल समूह हिमालय की तलहटी के जंगलों में सुरक्षित था। बेगम तुलसीपुर के किले में रानी ईश्वरी कुमारी के साथ थी। तुलसीपुर के राजा दिग्नारायण सिंह को 1 साल पूर्व अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लखनऊ के बेलीगारद में गोली मार दी थी। विधवा रानी ईश्वरी कुमारी की मदद के लिए राजा गोंडा ने अपने चुनिंदा सरदारों को तुलसीपुर भेजा था। आज जब बेगम भी तुलसीपुर के किले में शरणार्थी बनकर आई हैं, तो राजा देवीबख्श सिंह के सरदारों पर अब 2 गुनी जिम्मेदारी है। हिमालय पर्वतमालाओं की तलहटी के घने जंगल में क्रांतिकारी अब बेहद सुरक्षित थे। कई बार अंग्रेजी फौजों ने जंगल में घुसकर उन्हें पकड़ना चाहा, पर वे वहीं उसी में उलझकर रह गए। अंधाधुंध खर्च और लगातार मरते सैन्यबल से आर्मी चीफ कैम्पबेल और गवर्नर जनरल दोनों चिंतित थे। चिंता की बात यह भी थी कि क्रांतिकारी सेना जंगल से निकलकर अचानक अंग्रेजी कैंपों को नुकसान पहुंचाकर वापस हो जाती थी और अंग्रेज देखते रह जाते थे। क्रांतिकारियों द्वारा छेड़े गए इस छापामार युद्ध से अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ। गवर्नर जनरल और आर्मी चीफ ने पत्राचार से मंत्रणा की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जंगल में क्रांतिकारियों का पीछा करने के बजाय तुलसीपुर में बेगम को गिरफ्तार करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। दूसरी तरफ स्थानीय नागरिकों की मदद से महारानी विक्टोरिया की क्षमादान की घोषणा की प्रतियों को जंगल में छिपे क्रांतिकारियों तक भेजा जाने लगा। गवर्नर जनरल और आर्मी चीफ को इस बात का पूर्वानुमान था कि जंगल के बीच रह रहे क्रांतिकारी जब बहुत दिनों तक मुश्किलों का सामना करेंगे और उस समय महारानी विक्टोरिया की क्षमादान की प्रतियां उन्हें ज़्यादा समझ में आएंगी। अंग्रेजों ने बिल्कुल सुरक्षात्मक रवैया अपनाकर समर्पण करने वाले लोगों को सम्मानित करने का फैसला किया। मेजर बारो आर्मी चीफ का चहेता और जोड़तोड़ में माहिर अफसर था। बेगम को उनके सलाहकारों से यदि अलग कर दिया जाए तो बेगम समर्पण कर सकती हैं, मेजर बारो का ऐसा मानना था। बेगम के सबसे मजबूत सहयोगी मम्मू खां को प्रभावित करने के लिए मेजर बारो ने गोंडा जनपद के कलेक्टर मिस्टर खैरुद्दीन को नियुक्त किया। यह बात अंग्रेजों से बिल्कुल छिपी नहीं थी, अथवा अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि यदि देवीबख्श सिंह को समर्पण के लिए राजी कर लिया जाए तो घाघरापार के दर्जन भर से अधिक तालुकेदार और तुलसीपुर की रानी भी उन्हीं के साथ समर्पण कर देंगी। ऐसी स्थिति में वे क्रांतिकारी जो दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और अवध के अन्य क्षेत्रों से नेपाल की सीमा में हैं, उनको नेपाल के स्थानीय नागरिकों का समर्थन बंद हो जाएगा, जिससे नाना साहब और बेगम को आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता है। अंग्रेजों ने इसी कूटनीति के क्रम में गवर्नर जनरल का एक संदेश मेजर बारो के द्वारा संदेशवाहकों से देवीबख्श सिंह को भेजा कि यदि राजा देवीबख्श सिंह आत्मसमर्पण कर दें तो उनके अपराध को क्षमा करके उन्हें प्राणदान दिया जाएगा तथा विद्रोह के पूर्व उनकी जो स्थिति थी उसे बरकरार कर दिया जाएगा। किंतु स्वाभिमानी राजा ने प्रलोभन को ठुकराते हुए जो मर्मभेदी उत्तर दिया उसे सुनकर अंग्रेज अधिकारी दंग रह गए। मेजर बारो ने अपने पत्र में गवर्नर जनरल को सूचित किया कि राजा बेनीमाधव समर्पण के चक्कर में हैं। बेगम भी यदि अपने सरदारों से अलग कर दी जाएं तो समर्पण कर देंगी, किंतु चीफ कमिश्नर ने दुख व्यक्त किया है कि राजा गोंडा ने इन मौके पर क्षमादान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और मेजर बारो के पत्र को कठोरता से दो टूक कर दिया है। सर कोलिन कैम्पबेल के सम्मुख राजा मान सिंह और उनके भाई रघुवीर सिंह द्वारा नेपाल में छिपे क्रांतिकारियों के संबंध में राय मशविरा किया गया। खबरियों से मिली सूचनाओं से ज्ञात हुआ कि नेपाल में जाने वाले लोगों की संख्या 50,000 के आसपास है। औरतों बच्चों को छोड़कर कम से कम 30,000 सशस्त्र सैनिक हैं जो छद्मयुद्ध अपनाकर लगातार अंग्रेजी सेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राजा मान सिंह और रघुवीर सिंह ने आर्मी चीफ को अवगत कराया कि कुछ ये लोग जैसे भिनगा के राजा, जैसे गोंडा का राजा देवीबख्श और फौजों की कुछ रेजिमेंट ऐसी हैं जो कभी झुकेंगे नहीं और ना ही कैंप में अंदर रहेंगे। लेकिन जहां तक राणा बेनीमाधव की बात है वह कभी भी समर्पण कर सकता है, बशर्ते कोई पार्टी ऐसा करवाने की ठान ले। इसी बीच महाराज बलरामपुर ने सरोग्रांट और रोक्राफ्ट के साथ मिलकर तुलसीपुर का घेराव करना शुरू कर दिया, जिसके पूर्व ही राजा देवीबख्श सिंह के नेतृत्व में बेगम सहित सभी क्रांतिकारियों ने तुलसीपुर के रास्ते नेपाल में प्रवेश कर लिया। और इन सभी परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को पत्र से अवगत कराकर आर्मी चीफ ने नेपाल में घुसकर सैनिक कार्रवाई की अनुमति मांगी, जिसकी कहानी हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए घाघरा पर।